नमस्कार मित्रों, पुनः आपका भरत सिंह गुर्जर आपके बीच शारीरिक शिक्षा के निःशुल्क चैनल पर। सबसे पहले निवेदन, मैं जो प्रयास आप लोगों के लिए निःशुल्क कर रहा हूं, मैं इन वीडियोस को पहले फेसबुक पर अपलोड करता था। हज़ारों डिमांड आई कि सर डाउनलोड ऑप्शन नहीं आ रहा, इसलिए पिछले 6 दिन पहले मैंने ये यूट्यूब चैनल क्रिएट किया। अब आपसे निवेदन, सबसे पहले मुझे समर्थन देने के लिए, शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और इस तरह के निःशुल्क प्रयास को और लगातार जारी रखने के लिए आप नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है इसे जरूर दबाएं। बिना सब्सक्राइब बटन दबाए आप लोग डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। डाउनलोड करने से आपको क्या फ़ायदा है, जब भी आप ऑनलाइन डाटा देखते हैं तो वह आपका ऑनलाइन वीडियो देखते हैं तो वह आपका बहुत सारा डाटा कंज्यूम कर ले जाता है। आप जैसे ही वीडियो आता है उसे डाउनलोड करें। डाउनलोड करने से आपका डाटा एक बार लगेगा, लेकिन आप उसे हज़ारों बार देखना चाहेंगे तो भी देख पाएंगे। लेकिन इसके लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा काम जो बार बार मैं कहता आया हूँ, लाइक का बटन दबाना बहुत ज़रूरी है। यह शारीरिक शिक्षा को ट्रेंडिंग में ऊपर लाएगा। यूट्यूब को इस विषय के ऊपर, शारीरिक शिक्षा जैसे विषय को वो टॉप ट्रेंडिंग के ऊपर दिखाना शुरू कर देगा, जिससे आपको मटेरियल बहुत सारा अवेलेबल होगा। तीसरा इम्पोर्टेंट आपके लिए एक स्टेप, बेल आइकॉन जहां भी आपको दिख रहा है उसे दबा दें। जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब पर, आपके मोबाइल के ऊपर तुरंत प्रभाव से एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपके मेंटर ने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसे आप देख पाएंगे। मित्रों, आज का जो टॉपिक मैं आपके बीच में लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, यह पूर्णतः आने वाले नेट और दिल्ली अधीनस्थ बोर्ड के एग्ज़ाम को दिमाग में रखकर मैंने आपके बीच में प्रस्तुत किया है। आज का टॉपिक दिखने में बड़ा थ्योरेटिकल है, लेकिन इसमें से एक प्रश्न अनिवार्यतः कॉमनली, सामान्यतः एग्ज़ाम के अंदर आता ही आता है। नेट जैसे उच्च स्तर के एग्ज़ाम, दिल्ली जैसे कठिन पेपर्स जहाँ पर इस तरह की बातें की जाती हैं, वहाँ ये कॉमनली आ जाते हैं। इसलिए आज मैंने इस टॉपिक को जो आपके सामने है, जर्मनी की शारीरिक शिक्षा के इतिहास पुरुष, एक तरह से इसे जर्मनी की शारीरिक शिक्षा का इतिहास भी कहा जा सकता है, लेकिन हमने थोड़ा सा इसको चेंज किया, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो उन महान हस्तियों को लेकर पूछा जाता है जिन्होंने वर्तमान या आधुनिक शारीरिक शिक्षा के लिए ऐतिहासिक काम किया है। तो इसलिए हमने इस टॉपिक को चूज किया। साथ ही आज का ये टॉपिक आपको दिखने में बड़ा थ्योरेटिकल लगेगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो थ्योरेटिकल टॉपिक होते हैं वही याद करने में दिक्कत पैदा करते हैं, क्योंकि वो दिखने में बड़ा आसान होते हैं। दिमाग का एक कंसेप्ट है, जो चीज़ दिखने में आसान होती है, जिसको हम बहुत सरलतापूर्वक सॉल्व करने की सोच सकते हैं, वह दिमाग में बहुत लेट एंटर होती है, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट हमें क्रिएट नहीं हो पाता है। जटिल चीज़ों के प्रति दिमाग विश्लेषण करना शुरू करता है, जिससे उनको हम लोग सेटलाइज कर पाते हैं। तो देखिए, आज के इस टॉपिक को मैं पुनः आप लोगों को पहले हज़ारों बार कहता आया हूँ, याद रखना बड़ा आसान है। कैसे? कोई भी चीज़ जिसे हम याद रखने का प्रोसेस शुरू करते हैं, वह हमारी मेमोरी के अंदर स्टोर होती है। मेमोरी 3 प्रकार की होती है, अकाउस्टिक, ऑप्टिक और विजुअल। अकाउस्टिक मेमोरी, सुनकर जिसे हम याद रखें। ऑप्टिक मेमोरी, देखकर जिसे हम याद रखें। और विजुअल मेमोरी, अकाउस्टिक और ऑप्टिक दोनों का मिश्रण। तो वर्तमान में आपके सामने ये जो प्रक्रम मैं लेकर आ रहा हूँ वीडियो लेक्चर्स का, ये उन दोनों मेमोरीज का सम्मिश्रण है। विजुअल मेमोरी कहते हैं इसे। इस प्रकार की मेमोरी आपके दिमाग के ऊपर लाखों दिनों तक, सालों साल तक याद रहती है। याद कीजिए, बचपन में आपने कोई भी एक पिक्चर देखी होगी, आज तक वो पिक्चर आपको क्यों याद है? क्योंकि आपने उसको चलचित्र पर देखा है। अकाउस्टिक और ऑप्टिक दोनों का मिश्रण आपके विजुअल हुआ। तो मेमोरी ये कहती है कि विजुअल चीज़ जो हम देखकर, जिसमें सुना भी जाता है, देखा भी जाता है, वो दिमाग में चिर समय तक स्थायी रहती है। इसलिए मैं आपके बीच में ये लेकर आया हूँ। अब मुख्य मुद्दे की बात और कर लेते हैं। देखिए, इस जर्मनी के शारीरिक शिक्षा के इतिहास की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? तो देखिए, जर्मनी के शारीरिक शिक्षा के इतिहास की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी है
प्राचीन यूनान जब खत्म हो गया, प्राचीन यूनान, जब प्राचीन ओलंपिक की बात करते हैं, प्राचीन यूनान के ऊपर रोम ने आक्रमण किया, जिससे वहाँ की सभ्यता है जो नष्ट हो गई। जब हम कभी लोग विश्व की शारीरिक शिक्षा का टॉपिक लेंगे तो मैं आपको वो भी बड़े विस्तार पूर्वक समझाऊंगा, लेकिन आज फोकस कीजिए जर्मनी के ऊपर। तो वहाँ के साम्राज्यकों ने ये देखा कि यूनान के लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना है, इस देशभक्ति की भावना को कैसे खत्म किया जाए, तो उन्होंने उनकी सभ्यता के ऊपर अटैक करना शुरू किया। सभ्यता क्या होती है? जो किसी समुदाय की बिल्कुल रग रग के अंदर भरी होती है। यूनान की सभ्यता क्या थी? वहाँ के खेल प्रेमी और जिम्नास्टिक्स। देखिए, यूनानियों का आदर्श वाक्य क्या था? शरीर के लिए जिम्नास्टिक और आत्मा के लिए संगीत। ये यूनानियों का आदर्श वाक्य था। ईच एंड एवरी यूनानी प्रतिदिन कसरत करता था, जिसे जिम्नास्टिक्स कहा जाता था, और प्रत्येक यूनानी कलात्मक, नृत्य, संगीत इनके अंदर भाग लेता था, जिन्हें महोत्सव कहते थे, जिससे वो अपनी प्रतिदिन की थकान को उतारता था। रोमन राजाओं ने यही काम शुरू किया और उनको अटैक करना शुरू किया उनकी सभ्यता के ऊपर। उनके स्टेडियम्स को तोड़ा गया, उनके खेल आयोजन को बंद कर दिया गया, तो उनकी सारी सभ्यता इतिहास में दफन हो गई। 1500 साल तक 393 ईडी के अंदर अंतिम प्राचीन ओलंपिक आयोजित हुआ था, और 1896 में प्रथम आधुनिक ओलंपिक। उससे पहले इवांजेलोस जप्पास नाम का एक यूनानी नागरिक था, उसने प्राचीन ओलंपिक जैसा इवेंट आयोजित करने की प्रयास किया। 4 बार उसने आयोजित किए, लेकिन वो फेल हो गए। जब कभी आपको मैं ओलंपिक्स का टॉपिक समझाऊंगा तो वहाँ बहुत डीपली समझाऊंगा। तो इन 1500 साल के इतिहास में शारीरिक शिक्षा के बारे में किसी ने बात ही नहीं करी। जब शारीरिक शिक्षा के बारे में किसी ने बात नहीं करी तो बड़ा आश्चर्य और विस्मत, जो एक कहते हैं सिनेरियो क्रिएट हो गया, और खेलों की तो लोगों ने बात ही नहीं करी। युद्ध 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 के अंदर लगे रहे। जर्मनी पहला देश था जिसने 1500 साल बाद खेल, जिम्नास्टिक्स या शिक्षा जैसी यूनान में चलती थी उसके बारे में बात करी। 16वीं सदी से जर्मनी की शारीरिक शिक्षा का, या मैं कहूँ शिक्षा का इतिहास शुरू होता है। व्यवस्थित शारीरिक शिक्षा तो 18वीं सदी के अंदर जाकर शुरू हुई थी, लेकिन इसकी नींव जो है वह 16वीं सदी से पड़ना प्रारंभ हो गई थी। देखिए, 16वीं सदी में ऐसा क्या हुआ? 1500 साल बाद विश्व को जगाया गया कि केवल किताबी अध्ययन जो है वह काफ़ी नहीं है। किताबी अध्ययन के साथ बच्चे को मानवतावादी अध्ययन भी सिखाना है। अब यह पूछा गया कि मानवतावादी अध्ययन कैसे सिखाया जाए, तो ये बताया गया कि मानवतावादी अध्ययन के अंदर मानव जो है वो सेंटर पॉइंट होता है। सेंटर पॉइंट होता है तो इसका मतलब पूछा गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंटर पॉइंट। तो उन्होंने कहा कि एक मनुष्य का सर्वांगीण विकास ही सेंटर पॉइंट है। मान लीजिए कोई व्यक्ति, आप लोगों ने सुना है अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में, पहले मंदबुद्धि थे, बाद में एक महान वैज्ञानिक के बाद वो, आपने सुना है बल्ब के आविष्कारक के बारे में जो स्कूल से निकाल दिया गया, ठीक है, रदरफोर्ड के बारे में आपने सुना है। ये वो महान वैज्ञानिक थे जिन लोगों को ये कहा गया कि ये अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसी मानवतावादी अध्ययन के आधार पर उन्होंने ऐतिहासिक कीर्तिमान कायम किए। तो 16वीं सदी में जॉन स्टॉर्म नाम का एक व्यक्ति जर्मनी के अंदर आता है, और वह लैटिन भाषा, ध्यान दीजिएगा, प्राचीन विश्व में सबसे ज्यादा 2 ही भाषाएं प्रचलित थी, ग्रीक और लैटिन। बाद में जर्मन भाषा सबसे ज्यादा प्रचलित हुई, क्योंकि यूनान को प्राचीन विश्व में खेलों का धरोहर माना जाता था, और लैटिन उनकी भाषा थी, ग्रीक उनकी भाषा थी। उसी भाषा को समस्त विश्व ने अपनाया। तो जॉन स्टॉर्म जर्मनी के अंदर एक शिक्षक होते हैं जो प्रोटेस्टेंट सुधारक भी होते हैं। प्रोटेस्टेंट सुधारक क्या होते हैं? मानवतावादी विचारों का समर्थन करने वाले। मानवतावादी विचारों के अंदर क्या होता है कि खेलों के अंदर या बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के ऊपर सर्वाधिक फोकस किया जाता है। नो डाउट उनकी ये सोच होती है कि जरूर बच्चा, हो सकता है 10 में से 5 बच्चे पढ़ाई में पीछे हों, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के, जब हम बात करते हैं पर्सनैलिटी के, एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के 3 आयाम होते हैं, जिन्हें संज्ञानात्मक, जिन्हें व्यवहारात्मक और जिन्हें विश्लेषणात्मक व्यवहार कहा जाता है, जिन्हें कॉग्निटिव
कॉग्निटिव और अफेक्टिव डोमेन कहा जाता है, जिसमें मनुष्य अपने भाव, जिसमें अपनी संज्ञान और जिसे अपनी विश्लेषण की क्षमता को प्रकट करता है। एक खिलाड़ी के अंदर इन तीनों डोमेन्स का संतुलित अवस्था में होना, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, इन तीनों का संज्ञानात्मक डोमेन, व्यवहारात्मक डोमेन और भावात्मक डोमेन, तीनों का संतुलित होना बहुत आवश्यक होता है। ये केवल और केवल खिलाड़ी के अंदर ही संभव है। आधुनिक विज्ञान की भाषा में इसको आप समझिए, आधुनिक विज्ञान की भाषा में इसे कहा जा सकता है न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। तो इस चीज को जोहान्स स्टॉर्म ने उस वक्त जर्मन समाज के सामने रखा कि केवल किताब के ऊपर बच्चे को हमको फोकस नहीं कराना, उसको हमें कहीं ना कहीं जिम्नास्टिक्स की तरफ, उसने जिम्नास्टिक्स वर्ड यूज नहीं किया था, उसने कहा था कि प्रोटेस्टेंट मूवमेंट की तरफ हमको लेकर जाना है। तो उनसे कहा गया कि ठीक है, आप जाइए अपनी एक सेपरेट स्कूल खोल लीजिए। तो तत्कालीन जर्मन चर्च के अंदर उन्होंने एक प्रोटेस्टेंट जिम्नेजियम की स्थापना की और ये जिम्नेजियम जो है मानवतावादी जिम्नेजियम के लिए पूरे विश्व में माना गया। उस समय ये रेक्टर के रूप में वहां काम करते थे। रेक्टर कौन होते थे? जो प्रोटेस्टेंट जिम्नेशियम के अंदर एक शिक्षक की भूमिका निभाता है, उसे रेक्टर कहा जाता था। तो अब देखिए, ये जिम्नेजियम वो कहां से पकड़ के लाए, क्योंकि वो लैटिन भाषा को जानते थे, उस लैटिन भाषा के शिक्षक थे। तो प्राचीन यूनान के अंदर एक शब्द चला करता था जिसे कहते थे जिम्नोस। जिम्नोस का मतलब होता था नग्न अभ्यास करने की कला। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे, प्राचीन यूनान के अंदर सभी खिलाड़ी जो भी भाग लेता था वह स्टेडियम के अंदर नग्न अवस्था में भाग लेता था। और शायद इसी वजह से प्राचीन ओलंपिक के अंदर किसी भी महिला को ओलंपिक देखने की अनुमति नहीं थी। अब इसका एक दूसरा कारण ये भी किताबों में बताया गया है कि प्राचीन यूनान जो था वह एक गर्म घाटी वाला आर्द्र देश था, जहां पर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती थी, खिलाड़ियों को पसीना बहुत ज़्यादा आता था, जिससे एवरी टाइम उनके कपड़े भीगते रहते थे और वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के अंदर अपना 100% या ऑप्टिमम नहीं दे पाते थे। तो ये नियम बनाया गया कि जो भी भाग लेगा वो नग्न अवस्था में भाग लेगा, और शायद इसीलिए नग्न अवस्था में भाग लेने की वजह से महिलाओं को देखने तक की अनुमति नहीं थी। अब जिम्नोस, नग्न अभ्यास करने की कला। अब प्राचीन यूनान में जब ओलंपिक से पहले ये प्रैक्टिस की जाती थी, तो प्रैक्टिस तो खुलेआम होती है, तो उस वक्त महिलाओं के देखने पर पाबंदी नहीं थी। तो एक वर्ड बनाया गया जिम्नेजियम। जिम्नेजियम नग्न अभ्यास की कला को करने का स्थान। तो जिम्नेजियम शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? जिम्नोस से। और जिम्नोस कौन सा शब्द है? लैटिन भाषा का। तो ये चीज भी आप क्लियर कर लीजिएगा कि वर्तमान में जो जिम्नेजियम शब्द आया है वह प्राचीन यूनान के जिम्नोस शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता था नग्न अभ्यास करने की कला, और जिम्नेजियम का अर्थ है नग्न अभ्यास की कला को प्रदर्शित करने का स्थान। तो जोहान्स स्टॉर्म ने नग्न अभ्यास तो नहीं करवाया, कपड़े पहनकर अभ्यास कराया, लेकिन इन्होंने वही प्राचीन यूनान के जो जैसे अभ्यास होते थे बच्चों के शिक्षण के अंदर, बच्चों के पाठ्यक्रम के अंदर, एक तरह से हम कह सकते हैं जैसे वर्तमान में गेम्स का पीरियड आता है, सभी पाठ्यक्रम के अंदर 8 पीरियड में 1 पीरियड गेम्स का अनिवार्यता होता है, और प्रत्येक 4 पीरियड के बाद एक रिसर्च पीरियड होता है। ये सोच जर्मनी से ही आई है। जर्मनी के अंदर किंडरगार्टन पद्धति चला करती थी, जिसे खेल खेल में शिक्षा कहा जाता था। ये 17वीं शताब्दी में आई, लेकिन ये जो किंडरगार्टन की सोच थी ना, ये भी जोहान्स स्टॉर्म से ही आई थी। जोहान्स स्टॉर्म ने ये कहा कि नहीं, केवल किताब से कुछ नहीं होगा, बच्चे को हमको एक्सरसाइज भी करानी है, भागना भी है, दौड़ाना भी है, जिससे उसका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, उसका अफेक्टिव डोमेन, उसका कॉग्निटिव डोमेन जो है वो भी कॉग्निटिव के साथ साथ डेवलप हो पाए। इसलिए शायद आप लोग कॉलेज में देखिए, हम लोग नेट के जैसे पेपर के स्तर की बात कर रहे हैं, नेट के जैसे पेपर में स्तर में इसी तरह के प्रश्न आते हैं। हमारी समस्या क्या है? हम लोग बीपीएड एमपीएड कर आ जाते हैं, लेकिन इतनी डीप गहराई से अध्ययन नहीं करते जितना कि टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज के जैसे एलएनयूपी के विद्यार्थी करते हैं, डीयू के विद्यार्थी करते हैं। बस यहाँ हम मात खा जाते हैं। अगर प्रारंभिक दिनों से ही आप डीप स्टडी करना शुरू कर दे तो कभी लाइफ में फेलियर नहीं होंगे। अब बीपीएड एमपीएड में हम जोहान्स स्टॉर्म के बारे में और जो नाम आएंगे उनके बारे में पढ़कर ही नहीं आते, और फिर हम कहते हैं कि नॉलेज हमें है नहीं।
नहीं, नॉलेज 100% होगी। आपसे विनती कर रहा हूं, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। 16वीं सदी के पश्चात जर्मनी की शारीरिक शिक्षा का इतिहास आता है 17वीं सदी के अंदर। और यहाँ पर देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल एक ही व्यक्ति हो जिन्होंने जर्मनी का शारीरिक शिक्षा का सारा भार संभाल लिया हो। नहीं, ऐसा होता है कि 10 व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति जिसने उल्लेखनीय कार्य किया हो, वो एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ऐसे ही 17वीं सदी के अंदर एक महान शख्सियत आती है, क्रिश्चियन ग्विंटीज। देखिए, दोनों जो शख्सियत थी, पीछे हमने पढ़ा जोहान्स स्टर्म के बारे में और क्रिश्चियन ग्विंटीज के बारे में, इनका बहुत ज़्यादा कोई उल्लेखनीय योगदान शारीरिक शिक्षा के इतिहास में नहीं रहा। लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि वर्तमान विश्व को अगर जिम्नेजियम से, मानवतावादी मॉडल से परिचित कराने वाला कोई व्यक्ति था, तो वो व्यक्ति जिसको हमने अभी पढ़ा जोहान्स स्टर्म, और 17वीं शताब्दी में अगर उसको कोई आगे बढ़ाने वाला था तो वो था क्रिश्चियन ग्विंटीज। इतिहासकार तो इनके अलावा और भी बहुत हुए हैं, लेकिन इन्होंने वो काम किए जिससे शारीरिक शिक्षा चिरस्थायी रह पाई। तो देखिए, क्रिश्चियन ग्विंटीज ने क्या किया। क्रिश्चियन ग्विंटीज ज़्यादा शारीरिक शिक्षा का कोई माना हुआ विद्वान नहीं था, बेसिकली एक राइटर था। इसने क्या किया, इसका एक गुरु था वोल्फगैंग रेंटे। उस वोल्फगैंग रेंटे ने एक हस्तलिखित पुस्तक बनाई, अपने हाथ से लिखी हुई, ग्रामेटिक सार्वभौमिकता। और यह पुस्तक क्या है कि तत्कालीन समय के अंदर जो लोकल लैंग्वेज के अंदर होती है, लिपिबद्ध की गई थी। ग्विंटीज ने इस पुस्तक का पहले तो ग्रीक भाषा में अनुवाद किया। देखिए, ये बड़ा टर्निंग पॉइंट था। पहले तो ग्रीक भाषा में अनुवाद किया और फिर उसी पुस्तक का उन्होंने जर्मन भाषा के अंदर अनुवाद भी किया। और ये इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसके बाद क्रिश्चियन ग्विंटीज ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था ग्रीसिचर स्पैच उबंपियन कोथेन, ग्रीसिचर स्पैच उबंग प्रिंटेड कोथेन, 1620 के अंदर। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है पुस्तक, पुनः नाम बता रहा हूं, ग्रीसिचर स्पैच उबंग प्रिंटेड कोथेन, 1620 के अंदर उन्होंने लिखी थी। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, आज आपने देखा होगा, जैसे मैं अपनी बताऊं, NIS पटियाला से मैंने डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग 2011 में किया। जब आप किसी भी विश्व स्तर की या अच्छी लाइब्रेरी के अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको अपनी मातृभाषा के अंदर, वर्तमान में तो अंग्रेजी भाषा में मिल रहा है, लेकिन आज से 20 साल पहले अंग्रेजी भाषा में भी नहीं, साहित्य मिलता ही नहीं है खेलों का। समस्त साहित्य किस भाषा में मिल रहा है? 70% जर्मन भाषा के अंदर। क्रिश्चियन ग्विंटीज ने जो नींव डाली जर्मन भाषा के अंदर किताब लिखने की, किसमें? खेलों पर। उसने एक ड्रामेटिक चेंज लाया और उसका परिणाम यह है कि आज की डेट में संपूर्ण विश्व के अंदर खेलों का जितना लिटरेचर है वो आज भी 70% उपस्थित है। आज स्थिति थोड़ा चेंज इसलिए हो गई है कि लोग अंग्रेजी भाषाओं के अंदर अनुवाद करने लग गए हैं, इसलिए आपको अनुवादित पुस्तक मिल जाती है। लेकिन आज से पहले 20 साल पहले आपको जर्मन लिटरेचर ही मिलता था। तो 17वीं सदी की ये महान शख्सियत थी जिनका नाम क्या था? क्रिश्चियन ग्विंटीज, जिनके ये उल्लेखनीय कार्य थे जिसको हमने आपको बताया। नेट जैसे एग्जाम में ऐसे ही टिपिकल क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद सदी आती है 18वीं और यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो जाता है। राजस्थान, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, KVS, NVS, नेट, सभी सिलेबसों में ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं, जोहान बर्नार्ड बैसडो, इसका नाम मिलेगा ही मिलेगा। जोहान बर्नार्ड बैसडो, कई जगह जोहानन भी लिखा मिल जाएगा। क्यों मिलेगा? की पॉइंट याद रखिएगा, इन्हें आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पितामह कहा जाता है। पुनः याद दिला दूं, इन्हें आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पितामह कहा जाता है, जोहान बर्नार्ड बैसडो। तो देखिए, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लें। वैसे जब भी कभी मैं विस्तार पूर्वक पढ़ाऊंगा तो आपको एक एक व्यक्ति के बारे में बहुत डीपली पढ़ाऊंगा, लेकिन चूंकि आज हम जर्मनी की शारीरिक शिक्षा के इतिहास पुरुष पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग उस टॉपिक को उसी हिसाब से पढ़ेंगे जिससे कि टॉपिक सेंट्रलाइज रहे। तो देखिए, बैसडो क्या था? बैसडो बेसिकली डेनमार्क के अंदर टीचिंग का काम कराते थे। डेनमार्क एक राष्ट्रवादी देश था और राष्ट्रवादी देश
के कारण वहां पर बच्चों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना बहुत ज्यादा थी। बेसड़ों ने देखा कि वहां के बच्चे शौर्यतापूर्ण कार्य करते हैं, तो इन शौर्यतापूर्ण कार्यों से वो बड़ा प्रेरित हुआ और उसने सोचा कि क्यों ना ये चीजें जो हैं मैं इम्प्लीमेंट करूं, और यहीं से उसकी सोच जो है वो बिल्कुल परिवर्तित हुई और उसने ये चीज देखी कि आधुनिक यूरोप की प्रथम संस्था क्यों ना मैं ऐसी स्थापित करूं जहां पर आधुनिक यूरोप की मैं कोई ऐसी संस्था स्थापित करूं जहां पर बच्चा शिक्षण में सीखने के साथ साथ खेलों में भी बहुत ज्यादा कर पाए। इसलिए ध्यान दीजिएगा, बेसड़ों को जर्मनी के स्कूल सिस्टम का सबसे बड़ा परिवर्तक भी कहा जाता है। क्लियर कीजिएगा, बेसड़ों को जर्मनी के स्कूल सिस्टम का सबसे बड़ा परिवर्तक भी कहा जाता है। और रूसो का आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़ा इतिहासकार हुआ है जिसे प्रकृतिवादी इतिहासकार लेखक की संज्ञा दी जाती है, और उसने एक लेख लिखा है, सॉरी एक पुस्तक लिखी है एमाइल, और उस एमाइल के अंदर उसने प्रकृतिवादी शिक्षण के ऊपर अपना लेख संपादित किया और उनके इस काम को सबसे ज्यादा माना गया, सबसे ज्यादा दर्जा दिया गया। और बेसड़ों को भी, बेसड़ों रूसों से ही प्रेरित थे, बेसड़ों रूसों को अपना आइडल मानते थे। उन्होंने भी जो इतिहास लिखा उसे एमाइल के समकक्ष स्तर का रखा गया। लेकिन रूसों और बेसड़ों के विचार एक जगह नहीं मिलते थे। एमाइल में जहां रूसो इंडिविजुअल शिक्षण, व्यक्तिगत शिक्षण पर बल देता था, वहीं बेसड़ों ने ये कहा कि नहीं, शिक्षा इंडिविजुअल नहीं है, शिक्षा तो सामाजिकीकरण का प्रकर्म है। इससे व्यक्ति में समुदाय को स्थापित करने की भावना आती है। व्यक्तिगत शिक्षण व्यक्ति में घमंड लाता है और उसे सेंट्रलाइज कर देता है, जबकि शिक्षा तो समुदाय के भले के लिए होनी चाहिए। ये दोनों के विचारों में एक अंतर था। कई बार एग्जाम के अंदर यह प्रश्न आता है कि रूसो और बेसड़ों के शिक्षण के अंदर क्या अंतर था। ये मूल अंतर था, रूसो का शिक्षण व्यक्तिगत था और बेसड़ों का शिक्षण सामूहिक था। तो देखिए, बेसड़ों को आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पिता क्यों कहा गया, इस तथ्य के ऊपर गौर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, बहुत से नेट, DSSB, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, एमपी के एग्जाम्स में कई बार ये प्रश्न आते हैं जो बड़े कॉमन होते हैं। भारत की शारीरिक शिक्षा का पितामह कौन था, विश्व की शारीरिक शिक्षा का पितामह किसे कहते हैं, विश्व की शारीरिक शिक्षा का पितामह देश कौन सा है, विश्व की शारीरिक शिक्षा का पितामह व्यक्ति कौन सा है। तो क्लियर कीजिए कंसेप्ट इस चीज को। अगर हम शारीरिक शिक्षा के पिता की बात करें व्यक्ति की, तो वह व्यक्ति था जिसको अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, जॉन बर्नार्ड बेसड़ो। और उन्हें क्यों कहा गया कि वो आधुनिक शारीरिक शिक्षा के पिता थे। देखिए, बेसड़ो पूरे विश्व में सबसे पहले वो व्यक्ति बनकर उभरे जिन्होंने अपनी वो पाठशाला स्थापित करी जिसका नाम था फिलैंथ्रोपियम। कई जगह आपको फिलैंथ्रोपियम भी मिल जाएगा। इस स्कूल के अंदर क्या होता था, देखिए इस स्कूल के अंदर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, बेसड़ो का ये कहना था कि वर्तमान में, उस दौर में जर्मनी में एक सिस्टम चला करता था रटंत विद्या का। रटने के ऊपर जोर दिया जाता था कि आप कैसे भी करके सब्जेक्ट को रट लीजिए और रटने के बाद एग्जाम में जाकर उसको लिख दीजिए, वही सर्वाधिक मार्क्स प्राप्त करेगा। बेसड़ो ने इस सिस्टम के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाई और बाद में आपको ध्यान होगा आज की डेट में एक पद्धति चलती है जिसे किंडरगार्टन पद्धति कहा जाता है, फ्रोबेल ने जिसे प्रतिपादित किया था। तो बेसड़ो के इस आधार पर ही किंडरगार्टन पद्धति का जन्म हुआ था। इसलिए जो पद्धति आज की डेट में सबसे ज्यादा चल रही है पूरे शिक्षण में, वह पद्धति है कौन सी, किंडरगार्टन। जन्म किस आधार पर हुआ, बेसड़ो के आधार पर। बेसड़ो व्यक्ति था जिसने ये कहा कि नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो बेसड़ो ने कहा कि नहीं, रटंत विद्या से कुछ नहीं होगा। लोगों ने कहा कि तो आप क्या कर सकते हैं, उसने कहा कि मुझे मौका दीजिए, मैं खेल के आधार पर ऐसा शिक्षण विकसित करूंगा जिससे बच्चे का नैसर्गिक विकास हो, नेचुरल डेवलपमेंट हो।
और बेसड़ो विश्व में वो पहला व्यक्ति हुआ जिसने खेल के आधार पर शिक्षण की इतनी पद्धतियां विकसित कर दी कि लोगों को उसे आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पिता का दर्जा देना पड़ा। अब बेसड़ो के सामने एक समस्या और आई। वह समस्या क्या थी? लैंगिक समस्या। लैंगिक समस्या के अंदर लोगों ने लड़कियों के इस प्रकृतिवादी पाठशाला के अंदर भाग लेने पर रोक लगाने की मांग करी। तो बेसड़ो बहुत जबरदस्त वक्ता भी था। वह पहला वो व्यक्ति था जिसने धार्मिक पद्धतियों के खिलाफ, या मैं कहूँ ये रूढ़िवादी समाज के खिलाफ बेबाक तरीके से भाषण दिया और सरकार को उसकी बात को सुनना पड़ा। अब बेसड़ो बहुमुखी प्रतिभा का धनी था। क्यों उसे शारीरिक शिक्षा का पिता कहा गया है वर्तमान में? देखिए, जहां बेसड़ो एक तरफ फिलॉसफी विषय को पढ़ाता था, वहीं बेसड़ो जिम्नेजियम टीचर का काम भी करता था। कितनी बात विस्तृत है। एक व्यक्ति जो शारीरिक शिक्षा का काम भी कर रहा है, जिम्नेजियम का काम भी कर रहा है और फिलॉसफी जैसे, दर्शन शास्त्र जैसे गूढ़ विषय को लोगों के बीच में बड़े ही आसान तरीके से बेसड़ो पहुंचा रहा था। यही कारण था कि बेसड़ो को आज आधुनिक शारीरिक शिक्षा का विश्व में पिता माना जाता है। मेरा काम पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपके लिए बहुत रोचक जानकारियां लाता रहूंगा। नेट, दिल्ली, राजस्थान फर्स्ट ग्रेड जैसे एग्जाम को क्रैक कराता रहूंगा। तो देखिए, बेसड़ो के बारे में और इम्पोर्टेंट बातें, मैं इसके ऊपर एक विस्तार से बहुत लंबा लेक्चर लूंगा। ये जितनी सारी शख्सियत आ रही हैं, क्योंकि वर्तमान में जो विषय चल रहा है वो विषय है जर्मनी की शारीरिक शिक्षा, इसलिए हम लोग बहुत संक्षिप्त में इनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और चूंकि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा एक लिंक बैठे 16वीं सदी, 17वीं सदी, 18वीं सदी, 19वीं सदी। तो बेसड़ो को आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पिता क्यों कहा, इसका भी एक रीजन मैं आपको बताता हूं। देखिए, बेसड़ो ने जो किताब लिखी थी एलिमेंट्री वर्क, यह कितनी इंपॉर्टेंट पुस्तक थी इसके बारे में बताऊं। उससे पहले सुनिएगा कि बेसड़ो की एक बैड हैबिट थी। बेसड़ो शराब बहुत ज्यादा पीता था। तो इस एलिमेंट्री वर्क पुस्तक का पहला भाग टीचिंग मेथड बेसड़ो ने खुद लिखा। अब आप समझ गए होंगे कि यह कितना इंपॉर्टेंट है। टीचिंग मेथड्स, शिक्षण की विधियां, आज जिन चीजों से हम लोग पढ़ा रहे हैं, बेसड़ो ने आज से 300 साल पहले हम लोगों के लिए लिख दी थी कि शिक्षण की कौन कौन सी विधि होती है। 5 साल के बच्चे को किस शिक्षण विधि से पढ़ाएं, 15 साल के बच्चे को किस शिक्षण विधि से पढ़ाएं, कॉलेज के लिए शिक्षण की विधियां क्या हो, स्कूल में क्या हो, ग्राउंड के अंदर क्या हो, ये सारी चीजें एलिमेंट्री वर्क पुस्तक के अंदर बेसड़ो ने लिख दी। अब इस पुस्तक का दूसरा भाग और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, करिकुलम फॉर स्कूल्स। स्कूल्स के लिए पाठ्यक्रम क्या बने। देखिए, इसीलिए तो उसे आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पिता कहा गया। इतना महान कार्य उसने किए। करिकुलम फॉर स्कूल्स, स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम कैसे बनाया जाए। और ये काम चूंकि बेसड़ो तब तक बीमार रहने लग गया था, तो उसने अपने एक सहायक की मदद से करवाया और उस सहायक का नाम वोल्के था। और ये दोनों भाग पुस्तक के, कई बार देखिए एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि बेसड़ो द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या, कौन सा है, तो एलिमेंट्री वर्क। कई बार एग्जाम के अंदर ये पूछा जाएगा एलिमेंट्री वर्क पुस्तक के कितने भाग हैं, 2 भाग है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि एलिमेंट्री वर्क पुस्तक का कौन सा भाग बेसड़ो ने लिखा, टीचिंग मेथड। एलिमेंट्री वर्क पुस्तक का कौन सा भाग बेसड़ो ने अपने सहायक वोल्के की मदद से लिखवाया, करिकुलम फॉर स्कूल्स। तो ये इस तरह के प्रश्न आते हैं। अब हम लोग बीपीएड एमपीएड के अंदर इतना ज्यादा डीपली पढ़ते नहीं है, इसलिए नेट जैसे एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते। लेकिन कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आने वाले समय के अंदर मैं ऐसे 1000 लेक्चर इस YouTube चैनल के ऊपर आपके लिए अपलोड कर दूंगा। अब देखिए, बेसड़ो की जो फिल्म प्रोपियम थी, एक तो ये स्पष्ट कीजिएगा, वहां पर रट्टा पद्धति बिल्कुल मना थी। उसके साथ फिल्म प्रोपियम प्रकृतिवादी पाठशाला थी। मतलब उसके अंदर कोई भी काम करेंगे ना तो वो प्रकृति के अनुसार करेंगे, मतलब प्रकृति ही सब कुछ है, ये उसकी थीम थी। अब प्रकृति के लिए हवा सबके लिए एक है, न वो अमीर देखती है न गरीब देखती है। यही काम बेसड़ो ने भी किया और उसने अमीर और गरीब सबके लिए एक समान पाठ्यक्रम स्थापित किया। और सबसे बड़ी बात, बेसड़ो को क्यों जर्मन शारीरिक शिक्षा में और विश्व की शारीरिक शिक्षा में दर्जा दिया गया। बेसड़ो ने ये जो पाठ्यक्रम व्यवहार आधारित थे ना, इन्हें जर्मन भाषा के अंदर तैयार किया, लैटिन या ग्रीक के अंदर नहीं, जिसकी वजह से उसका नाम आज भी बहुत ज्यादा फेमस है। और देखिए, एक की पॉइंट,
एक पुस्तक चला करती है जिसे संसार की सबसे पहले सचित्र पुस्तक कहा जाता है। नोट कीजिएगा आप लोग कागज पेन लेकर। संसार की सबसे पहली सचित्र पुस्तक जो है वो कॉमनियस नाम के एक लेखक की पुस्तक कहलाती है, जिसे ऑर्बिस पिक्टस कहा जाता है। ये बच्चों के लिए उसने एक तस्वीर सहित पाठ्य पुस्तक बनाई थी जिससे बच्चे इंटरेस्ट के साथ पढ़ सके। किसने? कॉमनियस नाम के लेखक ने ऑर्बिस पिक्टस नाम की एक पुस्तक प्रकाशित की जिसे संसार की सर्वप्रथम सचित्र पुस्तक होने का दर्जा प्राप्त था। लेकिन वो केवल कार्टून, एक तरह से कार्टून बेस्ड थी कि बच्चे उसके अंदर एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट इस तरह से कर सकें। शिक्षण जो संबंधित पुस्तक थी वह बेसड़ों की पुस्तक थी, जो संसार की दूसरी पुस्तक है जिसे सचित्र पुस्तक होने का दर्जा प्राप्त है और जिसके अंदर सचित्र शिक्षण की विधियां, सचित्र स्कूल में पाठ्यक्रम का निर्माण, इन सब का वर्णन किया गया। इसलिए बेसड़ों के कार्य को रूसो से भी ज्यादा, रूसो जिसने एमाइल सत्य लिखा था, रूसो बहुत बड़ा इतिहासकार हुआ है, और ये जो पुस्तक जिसका नाम था ऑर्बिस पिक्टस, जिसके लेखक कौन थे? कॉमनियस, इससे ऊंचा दर्जा किसको दिया गया है? बेसड़ों की पुस्तक को। क्योंकि बेसड़ों की पुस्तक ने संसार को ये बताया कि वास्तव में शिक्षण एक कला है जिसको आपको आता है तो आप बच्चों को कलात्मक तरीके से पढ़ा सकते हैं और बच्चा रट्टा पद्धति के विरुद्ध जाकर प्रकृतिवादी तरीके से अपने आप का नैसर्गिक या नेचुरल डेवलपमेंट विकास कर सकता है। ये बेसड़ों के बारे में था। चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सदी आती है 19वीं जर्मनी के अंदर, और 19वीं सदी लाती है इतिहास के अंदर, या मैं कहूं जर्मनी के अंदर, एक वो लहर जिसने शारीरिक शिक्षा को चरम पर ले गया। फ्रेडरिक लुडविग जोन नाम का एक व्यक्ति हुआ। इस फ्रेडरिक लुडविग जोन का ध्यान दीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। जो प्राचीन यूनान में जिम्नास्टिक चलती थी, जर्मनी के अंदर जिस जिम्नास्टिक को इन्वेंट कर दिया गया था, उस जिम्नास्टिक्स को बिल्कुल परिष्कृत तरीके से, प्राचीन यूनान की जिम्नास्टिक को बिल्कुल परिष्कृत तरीके से हमारे बीच में लाने वाला व्यक्ति फ्रेडरिक लुडविग जोन थे। इसलिए इन्हें आधुनिक विश्व में जिम्नास्टिक का पिता कहा जाता है। क्लियर कीजिएगा, पिता कहा जाता है। पिता में है अगर प्रश्न आता है तो गट्स मत होंगे, क्योंकि उन्होंने जिम्नास्टिक में आर्टिस्टिक तरीके से काम किया। लेकिन जो खोज करी, पिता का मतलब क्या होता है? एक नए बच्चे को जन्म देना, मतलब जिम्नास्टिक को एक नए तरीके से उन्होंने संसार के सामने प्रस्तुत किया। कैसे प्रस्तुत किया? उन्होंने जिम्नास्टिक के अंदर ऐसे ऐसे उपकरण आविष्कृत किए जिसे देखकर लोग हतप्रभ रह गए कि मात्र अपनी ओवन बॉडी के सहायता से भी इस तरह के करतब किए जा सकते हैं। और लोगों को पहली बार ये पता लगा कि अपने शरीर की सहायता से हम लोग हवा में भी, अपने शरीर की सहायता से जमीन पे भी, और अपने शरीर से ही किसी इक्विपमेंट के ऊपर भी हम लोग करतब कर सकते हैं। ये ग्रेटनेस थी जर्मन जिम्नास्टिक का, जिसे पिता कहा जाता है, फ्रेडरिक लुडविग जोन के पास। लेकिन ये लुडविग जोन जन्म से ही कोई जिम्नास्टिक करने वाला व्यक्ति पैदा नहीं हुआ। देखिए, ये जब बचपन में था उस वक्त जर्मनी के ऊपर नेपोलियन का अधिकार हुआ करता था। नेपोलियन कहाँ का? इटली का, जो तानाशाह था, उसका आधिपत्य था। लुडविग जोन एक राष्ट्रवादी सोच का व्यक्ति था। उसके मन में सदैव एक ही सोच चलती रहती थी कि किस तरह से मेरा देश आज़ाद हो और मेरा देश गुलाम ना रहे। तो इस राष्ट्रवादी सोच के कारण उसने एक काम किया कि किस तरह से मैं अपने आप के साथ अधिक से अधिक लोगों को जोड़ पाऊं। तो जोड़ने के काम के लिए उसको सबसे इजी माध्यम दिखा नौजवान पीढ़ी, क्योंकि नौजवानों के अंदर जोश होता है, खून खोलता हुआ होता है, और वो लोग किसी भी चीज़ के ऊपर बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं। और जब राष्ट्र की बात आती है तो राष्ट्र के ऊपर तो उनका ट्रस्ट सबसे ऊपर चला जाता है। तो इसने, लुडविग जोन ने क्या काम किया कि नौजवानों को अपने साथ जोड़ना शुरू किया। अब इसके पास ऐसा जोड़ने का क्या माध्यम हो कि न कोई किताब थी, न कोई टीवी थी, न पिक्चर थी। इसने जिम्नास्टिक्स के जो, क्योंकि नौजवान पीढ़ी आपने देखी होगी, उनको उछलने, कूदने, दौड़ने, भागने, कार्टव्हील करने में, जंपिंग करने में बड़ा मज़ा आता है। एकदम से हैंड स्टैंड किया, देन अगेन वापस ज़मीन के ऊपर आ गए। तो ये करतब दिखाने में नौजवानों को बड़ा इंटरेस्ट आता था।
इसी सोच को लुडविग जोन ने पकड़ा और पकड़कर जिम्नास्टिक्स जो उसके दिमाग में पहले से थी, उस जिम्नास्टिक्स को अलग अलग तरीके से इन्वेंटेड करके अलग अलग तरीके से नए नए उपकरणों के ऊपर उन नौजवानों को उसने करतब कराना शुरू किया। धीरे 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 ये सारा करतब, ये जो एक मूवमेंट बन गया, मूवमेंट का मतलब एक आंदोलन बन गया और पूरे जर्मनी के लोग ये जिम्नास्टिक है ना, इसको अपना आदर्श मानने लग गए। इस तरह जो भी लोग इस जिम्नास्टिक से जुड़े उन्होंने एक सोसाइटी का दर्जा ले लिया और सोसाइटी की दर्जा ले लिया तो इसे जर्मन जिम्नास्टिक समाज कहा गया और जर्मन जिम्नास्टिक समाज ने एक आंदोलन खड़ा किया जिसे टर्न वेरियन मूवमेंट्स कहा गया। अब यही इस जो जिम्नास्टिक था, यही लुडविग जोन ने प्रचार करना शुरू कर दिया कि हमारा देश गुलाम है, हमें आज़ाद कराना है, और एक किताब लिखी जिसे टर्नर गाइड कहा गया, टर्नर गाइड बुक, जिसे टर्न क्वेस्ट कहा जाता है। टर्न क्वेस्ट उस बुक का नाम था। उसके अंदर उसने राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के लिए बड़े बड़े लंबे चौड़े चौड़े लेख लिखे। देश के बच्चे उसे एक आइडल, एक हीरो के रूप में मानने लग गए और लुडविग जोन का नाम इसलिए जर्मनी में जर्मन जिम्नास्टिक समाज के संस्थापक या आधुनिक जिम्नास्टिक के पिता के रूप में इसलिए माना जाता है क्योंकि उसने शारीरिक शिक्षा, जिम्नास्टिक शारीरिक शिक्षा का एक भाग है, शारीरिक शिक्षा को राष्ट्रीय एकता के साधन में पिरोने का काम किया। यह आंदोलन जर्मनी के अंदर इतना प्रसिद्ध हुआ कि इसने एक नए कीर्तिमान स्थापित किए। सरकार डरने लग गई। 1819 के अंदर इसे बैन कर दिया गया और जो फ्रेडरिक लुडविग जोन थे उन्हें जेल में डाल दिया गया। लोगों के अंदर ही अंदर ये लहर चलने लगी। इसी दौरान जर्मनी से लगता लगता एक छोटा सा देश और था जिसका नाम था पर्शिया। 1840 में पर्शिया के अंदर एक राजा था फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ, उसने शासन संभाला। वो फ्रेडरिक लुडविग जोन की इस सोच को बड़ा दर्जा देता था। उसने अपने पूरे देश के अंदर जिम्नास्टिक को एक अनिवार्य विषय घोषित कर दिया और फ्रेडरिक लुडविग जोन को ये कहा कि आप मेरे देश के अंदर आइए और जो काम आपने महान काम जर्मनी के अंदर कर रखा है इसको मेरे देश के अंदर बढ़ाइए। मैं आपको पूरे देश के अंदर जिम्नास्टिक्स का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाता हूँ और आप अपने तरीके से जैसे भी चाहें इसे विस्तृत रूप में बढ़ाइए। लेकिन देखिए, फ्रेडरिक लुडविग जोन बेसिकली कोई जिम्नास्ट तो था नहीं, वह तो एक सामान्य व्यक्ति था जिसके मन में देश प्रेम की भावना थी और वो चाहता था कि कैसे भी करके नेपोलियन का अधिकार हमारे देश के ऊपर से हट जाए। तो उसने इसलिए राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के लिए, नौजवानों को अपने साथ जोड़ने के लिए जिम्नास्टिक्स को एक साधन के रूप में चुना, जिसकी वजह से जिम्नास्टिक्स जर्मनी नहीं अपितु पूरे विश्व में इतनी फेमस हो गई कि पर्शिया जैसे देश के राजा को उसे बुलाना पड़ा। तो मेन मोटो फ्रेडरिक लुडविग जोन का क्या था? वो था जर्मनी की आज़ादी। इसलिए उसने पर्शिया के राजा फ्रेडरिक लुडविग जोन ने पर्शिया के राजा फ्रेडरिक विलियम्स को ये कहा कि सर, मैं जर्मनी के राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर काम कर रहा हूं और मुझे जर्मनी से लेना देना है, मुझे आपके देश से, या अगर मैं एक बात कहूं तो जिम्नास्टिक्स से कोई लेना देना नहीं। मतलब उसने जो ये जर्मन जिम्नास्टिक समाज बनाया था ये बतौर आंदोलन बनाया था और बतौर आंदोलन जिम्नास्टिक्स को जर्मनी की आज़ादी के लिए यूज करने के लिए बनाया था। तो ये चीज़ भी हमें क्लियर कर लेनी है। कई बार उच्च स्तरीय एग्जाम्स के अंदर इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं कि फ्रेडरिक लुडविग जोन का मुख्य मोटो या मुख्य उद्देश्य क्या था, जिम्नास्टिक्स को बढ़ावा देना या जर्मनी की आज़ादी के लिए जिम्नास्टिक्स का साधन के रूप में प्रयोग करना। नेट जैसे एग्जाम, दिल्ली जैसे एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं। तो जहां तक मुझे लग रहा है आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि लुडविग जोन का उद्देश्य क्या था, जर्मनी की आज़ादी, ना कि जिम्नास्टिक्स को उसने एक साधन के रूप में लिया। अब देखिए, आज़ादी की इस लड़ाई में ये आंदोलन इतना ज़बरदस्त फैल गया, टर्नवेरियन मूवमेंट, टर्नवेरियन आंदोलन, कि 1848 तक इसने बहुत लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे और इन्होंने सीधा ही कई बार जर्मनी की आज़ादी की लड़ाई में सीधे ही भाग लेना शुरू कर दिया। आमने सामने की युद्ध होना शुरू हो गए थे। अब इससे क्या हुआ कि ये पॉलिटिकल मूवमेंट हो गया और जिम्नास्टिक्स को बढ़ावा देने की जगह लोग संघर्ष के अंदर लड़ने लग गए, जिससे लोगों के अंदर हिंसक प्रवृत्तियां आने लग गई। 1860 के आसपास इन लोगों को ये
पता लगा कि नहीं, सरकार से लड़ना सरकार का काम है, क्योंकि जर्मनी के ऊपर नेपोलियन का अधिकार था। हमारा काम उस मूवमेंट को आगे बढ़ाना है जिस मूवमेंट को हमने शुरू किया एक राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के लिए। तो ये वापस उस राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के साधन के ऊपर लौट आए और युद्धों में सीधा भाग लेना छोड़ दिया। की पॉइंट, इतना जबरदस्त ये आंदोलन फेमस हुआ कि लोगों ने जर्मनी के अंदर टर्नस्चर बनाने की मांग करी। टर्नस्चर जर्मन भाषा में जिम्नास्टिक आर्मी को कहा जाता है, मतलब सामान्य आर्मी के साथ साथ उन्होंने ये मांग करी कि हम लोग जो जिम्नास्टिक प्ले करते हैं, जिम्नास्टिक्स के खिलाड़ी हैं, हमारे लिए भी आप ऐसे के ऐसे एक आर्मी स्थापित करो जो सामान्य आर्मी के पैरेलल काम करेगी, जिसका नाम टर्नस्चर होगा। लेकिन तत्कालीन सरकार ने उनकी इस मांग को खारिज कर दिया। चूंकि नेपोलियन फ्रांसीसी था और फ्रांसीसी साम्राज्य को खत्म करने के लिए, साथ ही साथ इटली का जो दबदबा उनके ऊपर था उसे खत्म करने के लिए जॉन ने जो काम किया, उसके लिए जॉन, फ्रेडरिक लुडविग जॉन का नाम टर्नवेहर जॉन के नाम से भी जाना गया। और जब लोगों ने ये फ्रांसीसी साम्राज्य को खात्मा होते देखा तो टर्नवेहर जॉन ने या फ्रेडरिक लुडविग जॉन ने 4F का प्रतिपादन किया। उसने कहा कि आप इन 4F को अपने जीवन के अंदर अपना लो, अपने आप ये लोग F से जिस देश का नाम शुरू होता है वो हमारे देश के ऊपर से भाग जाएंगे। ये 4F क्या थे? उसने कहा कि पहला F फ्रिस्क, दूसरा होम फ्रॉम, तीसरा फ्राइलिच और चौथा फ्री। उसने कहा कि पहला वाक्य फ्रिस्क, ताज़ा वातावरण के अंदर, प्रकृति के अंदर हम लोगों को ऐसा काम करना है जिससे शरीर को ताजगी मिले। दूसरा उसने कहा फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब उसने कहा कि जब आप लोग जिम्नास्टिक्स करेंगे तो आपकी सोच जो है नेगेटिव बाहर निकल जाएगी, नेगेटिविटी दूर हो जाएगी और पवित्र सोच आपके अंदर आएगी, जिससे आप फ्रॉम हो जाएंगे। फ्रॉम मतलब आपके विचार फ्रॉम जहां से भी आ रहे हैं वो पवित्र विचार आएंगे। उसने कहा कि फ्राइलिच, आप लोग जब नकारात्मक विचार निकल जाएंगे, जिम्नास्टिक्स करेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर भाग लेंगे तो आप लोग हंसमुख हो जाएंगे, फ्राइलिच हो जाएंगे। और उसने कहा फ्री, आप लोग मुक्त हो जाएंगे, मतलब आप जिम्नास्टिक्स को अपने जीवन में अपनाकर जो काम कर रहे हैं शारीरिक शिक्षा के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में, उससे आप मुक्त हो जाएंगे बिल्कुल अपने शरीर के प्रति। और ये काम इन्हीं वजह से आधुनिक जिम्नास्टिक्स का पिता जो है फ्रेडरिक लुडविग जॉन को कहा गया। मैं ऐसे लेक्चर्स और लाता रहूंगा, इन चारों पांचों शख्सियत को बहुत विस्तार से पढ़ाऊंगा। कृपया चैनल सब्सक्राइब करें। और जर्मनी की शारीरिक शिक्षा में अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसके बारे में सबसे ज्यादा प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, जोहानन क्रिस्टोफर फ्रेडरिक गट्स मत्स, या जिन्हें सिंपल सरल सीधी भाषा के अंदर गट्स मत्स भी कहा जाता था। की लाइन, की पॉइंट पकड़िएगा, ध्यान दीजिएगा। मैं दो चीजों को अंदर कॉन्ट्राडिक्ट हमें नहीं होना, फंसना नहीं है। गट्स मत्स को जिम्नास्टिक का पितामह कहा जाता है। क्लियर? पितामह, कंफ्यूज ना होना। पिता कौन था अभी जिसे हमने पीछे पढ़ा? पिता कौन था? फ्रेडरिक लुडविग जॉन। फ्रेडरिक लुडविग जॉन उसे पिता कहा गया क्योंकि उसने वो यूनान की जो जिम्नास्टिक्स की जिसे इन्वेंट किया अपने तरीके से, लेकिन वो तो पिता था जिसने बच्चे को जन्म दिया। अब ये है पितामह, पिता के भी पिता, मतलब बाप का भी बाप। क्यों? उन्होंने तो क्या किया कि उन्होंने तो जिम्नास्टिक्स को अपने हिसाब से यूज कर लिया जर्मनी के लिए, लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने पूरे संसार में उस जिम्नास्टिक्स को एक सिस्टमेटिक रूप दिया। कैसे सिस्टमेटिक रूप दिया? देखिए, इन्होंने क्या किया? सबसे पहले जो लुडविग जॉन की एक्सरसाइजेस थी, उन एक्सरसाइजेस का इन्होंने रिलेवेंस ढूंढा। वो रिलेवेंस क्या था? देखिए, ये वो पहले व्यक्ति हुए जिन्होंने ये बताया कि हमें एक्सरसाइज की सीक्वेंस कैसे करनी चाहिए, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप। ये व्यवस्थित तरीका इन्होंने बताया। इन्होंने ये बताया संसार को कि स्कूली पाठ्यक्रम में केवल जो बात जॉन बर्नार्ड बैसडो कह के गया था, कौन थे? आधुनिक शारीरिक शिक्षा के पिता, जिन्होंने ये कहा था कि प्रकृतिवादी पाठशाला होनी चाहिए, फिलनपोपियम होना चाहिए, बच्चे को 5 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, उसके अनिवार्यतः 5 घंटे के साथ 3 घंटे के गेम्स पीरियड होने चाहिए। ये सारी चीजें गट्स मत्स ने अपनाई। और देखो, वो तो केवल बोलते रह गए। कौन? बैसडो।
वो तो केवल बोलते रह गए, एक दो साहित्य उनकी छपे, लेकिन अब ये उसके 100 साल बाद की बात थी, वो चीज़ें बहुत पुरानी हो गई थी। इन्होंने इसको पकड़ा और व्यवस्थित तरीके से स्कूली पाठ्यक्रम में शारीरिक व्यायाम कैसे इन्वॉल्व हो, इसके लिए इन्होंने सिस्टमेटिक फिजिकल एक्सरसाइज की एक चेन शुरू की। लोगों को ये बताया कि ये सिस्टमेटिक फिजिकल एक्सरसाइज होती है, इस तरह से हम लोग इसको प्रयोग में ला सकते हैं। और इसके साथ ही जो जिम्नास्टिक्स फ्रेडरिक लुडविग जोन ने शुरू की थी, उस जिम्नास्टिक्स को परिवर्धित करते हुए इन्होंने आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स के कई बुनियादी प्रिंसिपल भी लिखे। आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स को कलात्मक रूप से करने का तरीका, वो लुडविग जोन की जिम्नास्टिक्स वो कौन सी थी? उछल कूद, दौड़, भाग, जंप, जिसको हम एक तरह से कलाबाजी कह सकते हैं। इन्होंने ये बताया गट्समत्स ने कि केवल दौड़ना, उछलना, कूदना, भागना यही जिम्नास्टिक्स नहीं है, कलाबाजी ही जिम्नास्टिक्स नहीं है, नटबाजी ही जिम्नास्टिक्स नहीं है, कलात्मक रूप से भी जिम्नास्टिक्स को हम लोग कर सकते हैं। जैसा कि आप देखते हैं आज आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स चलता है, डांस के साथ जिम्नास्टिक्स कलाओं को प्रस्तुत करना, म्यूजिक के साथ जिम्नास्टिक्स को परफॉर्म करना है, जो हम कहते हैं एक हमारे पास हाथ में सेरेबल्स दे दिए जाते हैं, उनके साथ जिम्नास्टिक्स को परफॉर्म करना। तो ये गट्समत्स ने पहली बार संसार को बताया। इसलिए गट्समत्स को तो जिम्नास्टिक्स के दादा, पितामह कहा जाता है, और लुडविग जोन को जिम्नास्टिक्स का पिता कहा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन आपस में फंस जाता है, ऑप्शन आता है उच्च स्तरीय एग्जाम में, और आप भूल जाते हैं जिम्नास्टिक्स का पिता कौन था और पितामह कौन था। याद रखिएगा, पिता कौन था जो पहले आया, कौन? अभी लुडविग जोन। पितामह या दादा कौन है जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं, कौन? गट्समत्स। इसको आपको क्लियर कर लेना है। गट्समत्स केवल यही नहीं रुके। देखिए, लुडविग जोन ने जो यूनानी जिम्नास्टिक्स थी उसमें से गट्समत्स ने एक नया जो वो इवेंट था पेंटाथलन, 5 इवेंट्स को एक साथ करना, उसको गट्समत्स ने पकड़ा और अपने तरीके से मॉडर्न पेंटाथलन शुरू कराई। आज जो मॉडर्न पेंटाथलन चल रही है, ये मॉडर्न पेंटाथलन कहीं ना कहीं ये गट्समत्स के बुनियादी प्रिंसिपल्स के आधार पर ही चल रही है। साथ ही साथ गट्समत्स ने सरकार को एक सोच दी और उन्होंने ये कहा कि अगर आप चाहें तो चरित्र निर्माण के साधन के रूप में जिम्नास्टिक्स को यूज कर सकते हैं। तो सरकार ने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा देखिए, मैं जिम्नास्टिक्स के साथ आपको एक तरीका बताता हूं जिसके अंदर हम लोग पुरानी पेंटाथलन जो थी उसको प्रयोग करते हैं। अब उन्होंने क्या किया कि यूनानी पेंटाथलन के 29 लगभग 29 जो एक्सरसाइजेस, अलग अलग 5 जो इवेंट्स होते हैं उसमें 29 एक्सरसाइजेस इन्वॉल्व करी और इन्वॉल्व करके नए अभ्यास के साथ एक नया पाठ्यक्रम बनाया। और उस पाठ्यक्रम के अंदर उन्होंने क्या काम शामिल किया? जैसे क्लाइंबिंग पहाड़ के ऊपर चढ़ना, डांसिंग, ठीक है, जंपिंग, मिलिट्री एक्सरसाइजेज, रनिंग के 2 या 3 तरीके, स्विमिंग, थ्रोइंग और वॉकिंग, ये सारी चीजें उन्होंने इसके अंदर शामिल की। फिर इसके साथ उन्होंने उसमें क्या शामिल किया? बैलेंसिंग, बाथिंग, कैरिंग, ले जाना, डिक्लेमेशन के अंदर हम किसी भी चीज को दूर थ्रो करते हैं, ठीक है। फास्टिंग के अंदर क्या आता है? किसी भी क्रिया को हम लोग कितना जल्दी कर पाते हैं। लीपिंग एक्सरसाइज, लीपिंग को ओवर लीपिंग भी कहा जाता है, एक दूसरे के ऊपर लीप कर कर चलना। लिफ्टिंग, किसी चीज को उठाना। मैनुअल लेवर के अंदर मान लीजिए यहां से किसी सामान को उठा के वहां रखा, वहां से यहां रखा, जैसे जिगजैग रन होता है। ओपन एयर जिम, इस तरह के काम। कुश्ती, खींचने की क्रिया, जो आज आप रस्सा कसी के देखते हैं ना, रस्सा कसी का जो इवेंट होता है, इसको, इन सब को गट्समत्स ने अपनी जिम्नास्टिक्स के अंदर इन्वॉल्व किया और सरकार को एक मैनुअल बना के दिया जिसमें टोटल 29 क्रियाएं थी। लेकिन इसका आधार कौन सा था? इसका आधार था पुरानी यूनानी पेंटाथलन। अब उस चीज, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, मैंने ये सारी चीजें इन्वेंट नहीं करी है, ये कहीं ना कहीं किन्हीं किताबों के अंदर है जिनको मैं नोट्स बनाता हूं और नोट्स बनाकर आपके बीच में कलात्मक तरीके से रखता हूं। पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
तो ये सारे काम क्या है, गट्समत्स ने किए। और इसको गट्समत्स ने क्या काम किया, वो टैलेंटेड आदमी था, उसने कहा काम किया कि ये लिखित में सारी चीजें उसने बांध दी। जब ये लिखित में उसने सारी चीजें बांध दी तो देखिए आज सबसे पहले हमारे पास सुबह घर में अखबार आता है, सबसे पहले हम अखबार को पढ़ना पसंद करते हैं और वो चीज़ जो अखबार के अंदर लिखी हुई है वो हमारे दिमाग में छप जाती है। वही काम गट्समत्स ने किया, उन्होंने इन सारी चीज़ों को लिपिबद्ध कर दिया, लिपिबद्ध करके लोग इनको बार बार पढ़ने लग गए और इसको उन्होंने स्कूली पाठ्यक्रम में डलवा दिया, जिससे 5 साल का बच्चा आते के साथ ही इसको तुरंत प्रभाव से पढ़ने लग जाए और राष्ट्र निर्माण के साथ साथ चरित्र निर्माण के काम करने लग जाए। इसलिए गट्समत्स को जिम्नास्टिक का पितामह या दादा कहा जाता है। गट्समत्स का नाम क्यों विश्व में आदर्श के रूप में स्थापित किया जाता है, ये भी हम लोग क्लियर कर लें। देखिए गट्समत्स ने जिम्नास्टिक के ऊपर एक पुस्तक लिखी, जिम्नास्टिक्स फॉर यंग्स। इसे संसार की जिम्नास्टिक्स के ऊपर व्यवस्थित तरीके से लिखी गई पहली पुस्तक का दर्जा प्राप्त है। और आप लोग सभी जानते हैं जब ये पहली पुस्तक है तो मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स किसे कहा जाता है, जिम्नास्टिक्स को कहा जाता है। सभी खेलों की जननी जिम्नास्टिक्स है, क्योंकि जिम्नास्टिक्स के अंदर हम लोग वही व्यायाम करते हैं जो हमारे मूलभूत व्यायाम होते हैं। मूलभूत व्यायाम क्या है, चलना, उछलना, कूदना, दौड़ना, भागना, गोलाची मारना, ये सारे मूलभूत व्यायाम है जो बच्चा अपनी माँ से सीखता है। जिम्नास्टिक्स के अंदर भी यही तो क्रियाएं की जाती है, कार्टव्हील की जाती है, फ्रंट रोल किया जाता है, बैक रोल किया जाता है, साइड रोल किया जाता है, ठीक है, हैंड स्टैंड किया जाता है, रोमन रिंग्स, पैरेलल बार, इनके सब के ऊपर क्रियाएं की जाती है। तो ये सारी चीजें गट्समत्स ने किताब के अंदर लिपिबद्ध कर दी। कौन सी किताब, जिम्नास्टिक्स फॉर यंग्स के अंदर। और इसलिए इसे संसार में पहली व्यवस्थित जिम्नास्टिक्स की किताब होने का दर्जा प्राप्त है। और इसीलिए गट्समत्स को जिम्नास्टिक्स काम उन्होंने फ्रेडरिक लुडविग जोन के बाद किया, लेकिन काम इतना सारा कर दिया कि फ्रेडरिक लुडविग जोन के काम को लोग इतना रख दिया, इसलिए गट्समत्स को जिम्नास्टिक का पितामह या दादा कहा जाता है और लुडविग जोन को पिता कहा जाता है। ये चीज आप क्लियर कीजिएगा। अब देखिए जब ये गट्समत्स ने मैनुअल्स छापे, कौन सा, जो अभी मैंने आपको बताया था मॉडर्न पेंटाटलन बेस्ड 29 एक्सरसाइज का जो मैनुअल उसने छापा, मैनुअल छापते ही हाथों हाथ ही डेनमार्क, स्वीडन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, हॉलैंड, इंग्लैंड जैसे देशों ने इसको अपने स्कूल करिकुलम में अपना लिया। अब आप सोचिए कि कितना शानदार करिकुलम होगा वो, कि इतने बड़े बड़े देशों ने अपनी शिक्षण पद्धति के अंदर उसको शामिल करते के साथ ही तुरंत प्रभाव से शामिल कर लिया। गट्समत्स का नाम संसार में इतना फेमस हुआ कि सन 1800 आते आते, देखिए ये जर्मनी के इतिहास की हम लोग बात क्यों कर रहे हैं। जर्मनी, मैंने जब ये वीडियो लेक्चर शुरू हुआ तो आप याद कीजिएगा मैंने आपको बताया था कि यूनान के अंदर ग्रीक या लैटिन भाषा थी, सारा साहित्य उसी के अंदर था। रोम के अधिकार के बाद उन्हें नेस्तो नाबूद कर दिया गया था, ओलंपिया नगर को खत्म ही कर दिया गया था, तो लिटरेचर सब खत्म हो गया। जर्मनी के लोग पहली बार जागे, इसीलिए जर्मनी के अंदर लिटरेचर पे सबसे ऊपर काम हुआ। जर्मनी के लोग जब जागे, इसीलिए आज की डेट में सबसे ज्यादा जो साहित्य, मैंने पहले भी बताया कि LNUP ग्वालियर जैसी, NIS पटियाला जैसी लाइब्रेरी में 60% जो मटेरियल है वो जर्मन लैंग्वेज बेस्ड है। तो इन लोगों ने, लेकिन अब एक चीज आपको और क्लियर करनी है कि इन लोगों ने साहित्य तो लिखा, लेकिन याद करो लुडविग जोन को, याद करो बेसरो को, देश उस वक्त गुलाम था, ये लोग राष्ट्रीय आंदोलन के लिए लड़ना भी चाह रहे थे। तो इन लोगों ने काम क्या किया, इन्होंने कहा कि साहित्य को अपनी मातृभाषा में छापो, साहित्य को अपनी मातृभाषा में लिखो, और वो काम इन्होंने जर्मन भाषा के थ्रू किया। अब ये सारा साहित्य सब जर्मन भाषा में था। देशों ने इनके मैनुअल को, भाई एक्सरसाइज है, कोई कोच किसी बच्चे को एक्सरसाइज करा रहा है, किसी व्यक्ति ने देखा और ऐसी एक्सरसाइज दूसरे को करा दी, लेकिन कोच ने कोई प्लान लिख कर दिया, अब वो लिखा उसने जर्मन भाषा में, तो हम उसे कैसे पढ़ेंगे। तो ये काम हो गया। ये गट्समत्स जो एक्सरसाइज कराती थी, लोगों ने आंखों से देखकर और दूसरे देशों के अंदर तो इन्वेंट करा दिया, लेकिन जो लिखा है उसके लिए तो जर्मन भाषा आनी चाहिए। तो सन 1800 आते आते, 1800 आते आते क्या काम शुरू हुआ कि इनके इन्वेंशंस के ऊपर, इनके जो किताबें हैं, 1900 आते आते इनकी इन किताबों के ऊपर अनुवाद का काम शुरू हो गया और गट्समत्स की किताबों का अंग्रेजी के अंदर अनुवाद शुरू हो गया। एक बार नेट के एग्जाम के अंदर या शायद KVS के एग्जाम के अंदर प्रश्न आया कि शारीरिक शिक्षा के अंदर गट्समत्स का निम्न में से सबसे बड़ा योगदान कौन सा है, कि बुनियादी व्यायाम विकसित करना, लैंगिक आधारित व्यायाम विकसित करना, जर्मन आधारित व्यायाम विकसित करना, या उपरोक्त सभी।
तो देखिए इस प्रश्न के ऊपर सब लोग कंफ्यूज हो गए और सब ने ये सोचा कि इन्होंने जर्मन आधारित व्यायाम जो है विकसित किए हैं, 90% लोग उसको कर आए। बचे कुचे 10% लोग जो हैं वो बुनियादी व्यायाम को कर आ गए और जो एक दो लोग थे वो उपरोक्त सभी करके आ गए। लेकिन अब मैं जो अंतिम इस वीडियो लेक्चर को खत्म करने से पहले जो बात बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो प्रश्न जो आया था उसका उत्तर था लैंगिक आधारित व्यायाम विकसित करना। गट्स मत्स्य संसार के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि महिलाओं की फिजियोलॉजिकल कंडीशंस जो हैं वो पुरुषों से अलग होती है। माह के 3 या 4 दिन उनको मेंस्ट्रुएशन से फेस करना पड़ता है, मासिक चक्र या माहवारी उनके ऊपर आती है, तो उस दौरान वो हैवी वेट व्यायाम नहीं कर सकती। दूसरा, उन्होंने ये बताया कि महिलाओं की बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर मसल स्ट्रेंथ जो होती है वो पुरुषों के मुकाबले कम होती है, इसलिए महिलाओं को सदैव लाइट वेट व्यायाम करना चाहिए। तो देखिए आप इस लेक्चर की अगर सार्थकता आपको सिद्ध हो रही है, ये लेक्चर आपको सार्थक लग रहा है, मैंने वो केवीएस या एनवीएस या कौन सा नेट के एग्जाम का प्रश्न आपको बता दिया कि क्या ऑप्शन आया था और उसको 100% लोग गलत करके आए थे, लेकिन मैंने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से उसको स्पष्ट कर दिया है। आपको अगर ये पसंद आए कृपया मुझे और शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा दें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। लाइक करने से शारीरिक शिक्षा ट्रेंडिंग में टॉप पर आएगी। टॉप ट्रेंडिंग पर आने से क्या होगा, मेरे जैसे विद्वानों के, मैं विद्वान नहीं हूँ, मैं तो बहुत दोयम दर्जे का सामान्य नागरिक हूँ, लेकिन विद्वानों के फिजिकल एजुकेशन के ऊपर जो लेक्चर्स हैं वो शो होना शुरू हो जाएंगे और फिजिकल एजुकेशन टॉप ट्रेंडिंग में रहेगा। तो कृपया आपसे हाथ जोड़कर विनती है, सब्सक्राइब जरूर कर लें, डाउनलोड करके इसको देखें और लाइक हर हालत में करें।